न्यूज को मैं धन्यवाद दूंगा कि छोटे दलों की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र होगा और उसके लिए रहा सवाल कि कब बनती पार्टी, क्यों बनती छोटे दल। जब बड़ी पार्टियां अपने वादे से मुकर जाती हैं, जो घोषणा पत्र में लिखती हैं उसे काम नहीं करती हैं। लोकतंत्र में संविधान समस्याओं का समाधान है और जब उनके समस्याओं का जिन समुदायों का, जिन जातियों का, जिन वर्गों का समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जिन कुछ व्यक्तियों का समाधान नहीं होता, उन्हें निश्चित रूप से पार्टी बनानी पड़ती है। एक रहे मानव कांशीराम, देखा होगा कि दलदल में रहे कांग्रेस ने 70 साल तक इस तरीके से संविधान के सहारे राज किया, लेकिन इस देश को आजाद कराने वाले 578 जातियां जिन्होंने देश को आजाद कराया था, अंग्रेजों ने कानून बनाकर उन्हें उजाड़ा था। संविधान लिखवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन 578 जातियों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए पहला कमीशन बना था अंथा सैमन एंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी। उसने लिखा था कि भाई SC/ST से भी खराब इनकी दशा है, इन्हें अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा। अगर उन्हें बसाया होता तो शायद आज डॉक्टर संजय को निर्मल इंडियन शोषित हमारा दल का निर्माण नहीं करना पड़ता। अगर उन पार्टियों ने इनके साथ नाइंसाफी की है, उसके लिए 6 घंटे 16 मिनट मैंने डिबेट कराया था। मीरा कुमारी जी उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उस कमीशन को कबाड़ में डाल दिया गया और उसके क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जो जातियां जो देश को आजाद कराने में आज रोड पर पाइपलाइन में घूम रही हैं, ढेर सारी जातियां आज हवा में घूम रही हैं। वोट तो दे देती है, लेकिन नोट और नौकरी से कोसों दूर हो जाती है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि SC का जो कैटेगरी है 23% जो आरक्षण है, एक बिरादरी का कब्जा है। 27% आरक्षण पर एक बिरादरी कब्जा है, तो और बिरादरी कहाँ जाएगी? कहते जात पात मत देखो, तो जाति का सर्टिफिकेट देने का काम आज के दिन में संविधान में लिखा हुआ है। तो अगर जिनको छूट गए हैं, जिन्हें समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो कहा गया कि सत्ता के जो हिस्सेदार होते हैं वो सबल होते हैं और जो सत्ता के शिकार होते हैं निर्बल होते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई पैदा नहीं किया जा सकता, एक से लेकर दूसरे को दिया जाता। टैक्स तो सभी लोग देते हैं, लेकिन फायदा किसे पहुंचा है? तो आज के दिन में छोटे दल का निर्माण इसीलिए हुआ, नए दल का, इनकी समस्याओं का समाधान हो। लोकसभा विधानसभा में भी किसी नेता को बोलने का टाइम नहीं मिलता है। एक पार्टी को अवसर मिलता, पहले उस पार्टी के अध्यक्ष को अवसर मिलता है। अध्यक्ष अगर उस नेता को अवसर देगा तो देगा, तो दल तो बनाना ही पड़ेगा अपनी आवाज उठाने के लिए विधानसभा में। अपनी आवाज उठाने के लिए दल बनाए, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि आप आज बीजेपी के साथ हैं, ठीक है, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा। आज आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन पहले जो है खबरें आ रही थी कि आप टिकट लगाए हुए समाजवादी पार्टी की तरफ भी देख रहे थे बीच में, पता नहीं वहां से क्या हो, लेकिन ठीक है, आप उसका खंडन करें बिल्कुल। तो अब सवाल ये कि बीजेपी के साथ कितने दिन की दोस्ती है, कब तक दोस्ती है? देखिए, नीतियां अगर नियत सही होती पिछली सरकारों की, तो इनके लिए नीति बनती। इनके लिए नीति बनाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हिस्सेदारी के लिए है, संख्या के हिसाब से इनकी भागीदारी के लिए, उस नीति बनाने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ था 1 साल तक। अगर उन्होंने कहा, जिस तरीके से कहा कि नहीं, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी हिस्सेदारी बसपा का नाम है, इन्होंने कहा मैं समाजवाद का है, 2 सीटों की बात थी, उन्होंने नहीं दिया। लास्ट में हमें भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण के मुद्दे पर इन पार्टियों ने क्या खेला, विश्वासघात किया, फिर भी इनके साथ रहे कि 2019 में सरकार बनेगी, इनकी नीतियां, इनके लिए काम किया जाएगा। मजबूरन हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए आना पड़ा कि केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है। अब रिटायर्ड जज कुछ नहीं कर सकते हैं, जो वर्तमान में जज है उससे उम्मीद है उनकी कलम चलेगी, बाकी जितने लोग जातियां हैं उनका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी देगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, ये सवाल आपसे है सीधे तौर पे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जी, सबने देखा चुनाव में पिछली बार क्या हुआ। आरोप आपके ऊपर यही लगा कि चाचा भतीजे की जो लड़ाई हुई और उसके बीच में जो नेताजी पिसे, उसी की वजह से आपकी पार्टी ने जो बाद में बनी उसने पूरी तरह से हरवा दिया और जो नतीजे आए वो सबके सामने थे। इस बार फिर हमने देखा कि भतीजा पहुंचता है और चाचा के पैर छूता है, तो जनता ये सब नहीं देख रही क्या? देखिए, जनता तो यह भी देख रही है कि छोटे दल ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। छोटे दल भी नहीं, छोटे दल भी लोकतंत्र जब बड़े दल, बड़े लोग अंधेरों के साथ एक गठजोड़ कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, तो यही दीपक, यही चिराग है जो अंधेरों से लड़ते हैं और सवेरा को यथावत करते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं,
सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। जो मौसमों के साथ बदल जाते हैं वह लोकतांत्रिक इतिहास उत्तर प्रदेश और देश का है, वो कभी मौसम नहीं बदल पाते। तो आप एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मैंने कहा छोटे लोग हैं तो उन्हें क्या बड़ी बात कहने का छोटे लोगों ने इतनी बड़ी बात एक और बात कह दूं, आप कल्पना करिए जब ब्रिटानिया हुकूमत के बाद कांग्रेस की हुक्मरानी थी, अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जेबी कृपलानी ये बड़े लोग चाहते तो विदेश मंत्री हो सकते थे, कोई बड़े मंत्रालय ले सकते थे, लेकिन अगर इन दोनों लोगों ने छोटे दल नहीं बनाए होते तो आज हमारा मुल्क चीन की तरह से अलोकतांत्रिक देश होता। आज यहाँ लोकतंत्र की फसल नहीं लहरा रही होती। लोकतंत्र को बचाने का काम अगर कोई करता है तो छोटे दल ही करते हैं। चाणक्य ने कहा है क्रीडो अपि प्रयोजनम अस्ति, लोकतंत्र में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठति। सर आप छोटे होते तो आपको इतना बड़ा दूरदर्शन मंच नहीं देता, इसलिए ये नहीं है कि आप छोटे हैं, छोटी पार्टी है, हम समझते हैं आप बड़ी भूमिकाओं को ध्यान में रखना, इसीलिए दूरदर्शन का इतना बड़ा मंच। लेकिन मैं फिर भी आपने कहा ठीक है छोटी पार्टियां होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में उसमें अर्थ क्या है, लेकिन सवाल है कि क्या आप लोग जानते हैं, आप में से कोई बता सकता है उत्तर प्रदेश में कितनी छोटी पार्टियां हैं? 290 पंजीकृत। सर हाँ 290 पंजीकृत पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में अकेले, जो पिछले चुनाव में लड़ी थी। तो ठीक है मैं मुल्क में दो ही नहीं सर, मैं हुक्मरानी रहे। दीपक उसमें कोई सवाल नहीं, मैं सिर्फ एक जानकारी के तौर पर बाकी लोगों को। हाँ ठीक ना, मैंने कहा 290 पिछले चुनाव में थी, इस बार की गिनती 500 से ज्यादा हो सकती है जो छोटी पार्टी है। तो बात देखिए जो इंपॉर्टेंट पार्टी है वो हमारे साथ है। तो दीपक मिश्रा जी आपने बताया, तो दीपक जी आपने जब हम संजय निषाद जी ने बहुत एक बताया कि क्यों इन्होंने पार्टी बनाई, क्यों इनकी पार्टी है, पर सवाल है कि आपकी पार्टी तो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा, चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ, चाचा ने अपनी पार्टी बना दी, भतीजे को पटकनी दे दी, भतीजे चाचा के पास फिर से जो है उनकी शागिर्दी में आ गए। तो सवाल है कि कोई ठोस आधार है कि ये जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में उसके बाद देश में एक समाजवादी सोच की सरकार बनाना चाहते हैं। कोई इस बयान में कभी तब्दीली आई तो बताइए। हम किसी के दर पे नहीं गए और न जाएंगे। और एक चीज और बता दें, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज भी उधार सा है, और उस इंकलाब के लिए जितने भी दल बनाने पड़ेंगे बनाएंगे, लेकिन उस विरासत में आंच नहीं आने देंगे। एक बात क्या बताइए, जब शिवपाल जी किसी के दरवाजे गए हो कशकोल लिए हुए कि हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, नहीं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, क्योंकि आपके दरवाजे पर खुद ही आ रहे हैं। अनिल जी को ले आते हैं, जरा राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर भी निगाहें लगी हुई है। अनिल जी, डील क्रैक हो गई है समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि हर रोज एक नई खबर आती है कि फिर बैठक हुई और बैठक में नतीजा नहीं निकला। कितनी सीटों पर बात चल रही है? माइक 403 सीटों पर बात हुई है पाराशर जी। 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन करने जा रहा है, और सीटों को लेकर के कहीं कोई मतभेद नहीं है। दोनों लोग मिलकर के लड़ेंगे। दोनों लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं। दोनों लोग मिलकर के जो उत्तर प्रदेश का कुशासन है, जो उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ सरकार ने वादे किए थे, अपने घोषणा पत्र में कहा था, एक भी घोषणा पत्र में जो भी बात उन्होंने कही थी उसको पूरा नहीं किया। हमारा गठबंधन किसानों को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें लेकर के काम कर रहा है, और किसानों के लिए आगे सरकार बना करके किसानों के उत्थान के लिए काम करेगा। जो घोषणाएं इन्होंने की थी उन घोषणाओं को उन्होंने पूरा नहीं किया। हम किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर के, किसानों के विकास को लेकर के, किसानों के उत्थान को लेकर के हम काम कर रहे हैं, और आगे भी। अनिल जी कल ही खबर आई है, अनिल जी एक मिनट, कल ही खबर आई है कि 30 सीटों पर जो है बात हुई है कि आरएलडी 30 सीटों पर लड़ेगी। क्या इसकी पुष्टि कर सकते हैं आप कि अभी भी डील चल रही है, अभी फाइनल नहीं? कोई डील नहीं चल रही है। मैंने कहा ना कि डील का मतलब, कहने का मतलब कि बातचीत चल रही है कि 30 सीटें डन हो चुकी है। बातचीत जब दो दल बात करते हैं तो उसमें बात होती है कि कौन कहां से जीतेगा, कौन सा उम्मीदवार कहां से, यानी अभी 30 सीट वाली बात भी फाइनल नहीं है। ठीक है, मैं आगे सीट की कहता कहीं कोई विवाद नहीं है, ना आगे होगा ना है। ठीक है सर, लेकिन मेरा आरएलडी से सवाल ये है कि आरएलडी की कोई आइडियोलॉजी है? क्योंकि 2002 में आप बीजेपी के साथ गए,
फिर उसके बाद 2007 में अकेले लड़ते हैं, 2012 में कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, 2017 में अकेले लड़ते हैं, 2022 में जो आप सपा के साथ आ जाते हैं। तो सवाल यह है कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर, मतलब मौसम जहां का देखे वहां। नहीं, हमने कोई दलीय बात नहीं की। हम किसानों, मैंने कहा ना कि हम किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, किसानों का विकास, किसानों का उत्थान, किसान का भला कैसे हो, उस आधार पर हमने समझौते किए। आज हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, दोनों दलों की विचारधारा एक है, दोनों किसानों के लिए लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मतलब पांच चुनाव से आप किसानों के हक के लिए बार-बार पाला बदलते रहते हैं। कभी बीजेपी किसान हितैषी हो जाती है, कभी सपा हो जाती है, कभी आपको लगता है नहीं अकेले लड़ेंगे तो किसानों का भला करेंगे, कभी लगता है समाजवादी पार्टी किसानों का भला पहले भी कहा, कहीं तो टिकी है, हमारी प्रतिबद्धता किसान है, मजदूर है, सभी वर्ग के लोग हैं, हम उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं। किसानों के साथ अन्याय न हम बर्दाश्त कर पाए हैं, न करेंगे। और किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों को कुचलने की बात हो रही थी, तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह जी उस समय थे, उन्होंने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने उस किसानों को ताकत देने का काम किया, किसान आंदोलन को टूटने नहीं दिया, किसानों की आवाज को मजबूत करने का काम किया। और हम किसानों की ही आवाज की जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर हमेशा जाते रहे। टिकट का सवाल है, और टिकट देंगे क्या, लड़ेंगे वो? क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं आप टिकट देंगे उनको, क्योंकि आपकी टिकट आपकी टिकट से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं आपके समर्थन से, उनकी जमानत हो गई।